सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। एक जानिब हम देख रहे हैं कि आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी है, जिस पर वज़ीर आज़म भी मुतमईन नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला, जिस पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज है और इस्लामाबाद में मुसलसल 5 रोज़ इनका धरना जारी रहा। अब सवाल ये कि यूटिलिटी स्टोर्स की जो बंदिश है, इसकी सूरत में आम सार्फिन के लिए बड़ी सहूलत का खात्मा और मुलाजमीन की बेरोजगारी, क्या हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? और इस जो एक प्रेशर आ रहा है उनकी हुकूमत के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी कंडेम भी कर रही है। शाजिया मरी साहिबा ये कह रही है इस हवाले से कि इस फैसले को रिवर्स किया जाए। क्या हुकूमत अपने एक्सपेंसेस कम करने के लिए अब ये वाले मामलात इख्तियार करेगी? ये तरीका कार ठीक है और क्या इस फैसले को रिवर्स किया जाएगा? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद रुहेला हमारे साथ मौजूद हैं, अली आफ्ताब हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब पैनलिस्ट का आज हिस्सा हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। एक तो अपने अखराजात कम करने के लिए जब ये कहा गया था IMF की जानिब से, एक जानिब अखराजात कम करने का कहा गया, दूसरी जानिब सब्सिडी गरीबों को देने का कहा गया कि रिलीफ दिए जाए, ये अशराफिया के लिए नहीं होना चाहिए। अब राना तनवीर साहब, मैं उनको सुन रही थी, वो कह रहे थे जी जो डिजर्विंग लोग हैं उन तक सब्सिडी पहुंच नहीं पा रही थी ठीक तरीके से, तो आप लाया अमल को ठीक करते, ना कि यूटिलिटी स्टोर्स को प्रॉपर, वो हम कह रहे हैं ना कि उनको शट डाउन कर दिया जाता, जिससे बिल्कुल रिलीफ जो जिन लोगों को मिल रहा था उनका भी रिलीफ किया ना। तो किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को आप? हमने तमाम डिपार्टमेंट में क्राइसिस सिचुएशन है, कोई वाज़ेह हिकमत अमली, कोई जामे मनसूबाबंदी नज़र नहीं आती है हुकूमत की। अभी देखें जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जल्दी से एक टास्क फोर्स बना दी है कि जी ये जो लोग यूटिलिटी स्टोर से या PWD से, बायदी वो कह रहे हैं 82 अदारे हैं जिनको खाली ख़त्म करके 40 वजारतों में जम करना है। आप मुझे बताएं, इतना बड़ा अपहिल टास्क है, आप कैसे करेंगे इसको? और फिर दूसरी बात है, मुझे याद है हमने एक ज़माने में सरप्लस पूल हुआ करता था, वहाँ पे थोड़ा जो निकाले जाते थे वहाँ डाल दिए जाते थे। लेकिन मसला ये है कि पिछले 20-25 वर्षों में ये इसमें कोई मेरा ख्याल है खबर वाली बात नहीं है। पीपल्स पार्टी, PMLN, उसके बाद PTI, इन्होंने सियासी बुनियादों पे हर अदारों में इतने बंदे भर्ती किए कि हिसाब कोई नहीं। एवरेज ये कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई 10 लोगों से कंपनी चल रही है या छोटा अदारा चल रहा है, तो वहाँ पे हुकूमती अदारे या जो हम देखते हैं ये प्राइवेट, ये जो कॉरपोरेशन है, 50 से 100 बंदे भर्ती किए जाते हैं। और फिर उसके बाद आप देखते हैं ये भी होता है कि हुकूमत में आप जिस तरीके से मराहत ली जाती हैं, फ़ायदे लिए जाते हैं, काम नहीं किया जाता। तो अभी तो लग रहा है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। तो सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती करने के बाद मसाइल पैदा तो होंगे। अभी आप देखें 5वां-6ठा दिन है कि यूटिलिटी स्टोर वाले एहतजाज कर रहे हैं, इससे पहले PWD वाले कर रहे हैं। अभी जब आप 82 अदारों को इस तरह जम करेंगे 40 वजारतों में, तो उनके लोग भी निकलेंगे। हाँ, ये कि कोई यकीन दहानी होनी चाहिए, कोई पता लगना चाहिए। कभी ये कहा जाता है कि जी हुकूमत के पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते, लोगों को फारिग किया जाएगा। जब देखते हैं एहतजाज ज़्यादा होता है, अखबारात में लोग शोर करते हैं, लिखा जाता है, उसके बाद टेलीविज़न पे आकर लोग बोलते हैं, तो फिर उनको लगता है कि जी हमारी सियासी साख ख़राब हो रही है। फिर कहते हैं कि जी नहीं, इनको कहीं खपाया जाएगा, ये हो नहीं सकता कि इनको निकाल दिया जाए। तो मेरा ख्याल है अब IMF इनको कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, सारी दुनिया के अदारे कह रहे हैं कि जी आपका कोई सेंट्रलाइज पूल नहीं है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, बंदे जो निकालेंगे आप कहाँ लेके जाएंगे? और दूसरा ठीक है, अच्छी है, फिर जिस तरह भी आपने जिक्र किया मूडी की रेटिंग बेहतर होगी, उससे पहले फिच की रिपोर्टिंग बेहतर होगी है। लेकिन हमने सवाल ये है कि देखें, सबसे बड़ा मसला है कि आपने मुल्क के मसाइल हल करने के लिए एक लफ्ज़ होता है ग्रोथ रेट। अभी आप देख लें, पिछले साल 1.8% आपका GDP ग्रोथ रेट था। हुकूमत तो 3.25% लेके बैठी है मौजूदा माली साल में, लेकिन वर्ल्ड बैंक कहता है 2.5% से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी अगले माली साल में भी, उसके बाद 2026 में भी नहीं होगी। मुझे इन हालात में बताएं कि जो कहा जा रहा है कि बेरोज़गारी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हज़ारों की तादाद में लोग पढ़ लिख के निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उनको जॉब कहाँ मिलेंगे? पावर्टी एलिवेशन कैसी होगी? हेल्थ फैसिलिटी कैसे देंगे? डेवलपमेंट का काम कैसे होगा? FBR जिस तरह काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा। एक आसान तरीका ढूंढ लिया गया, सारी हुकूमतों ने जाके बाहर से पैसा मांगे, अपने मामला चलाएं, एक्सपेंडिचर कम करने के लिए तैयार नहीं है। निजकारी को आप देख लें, वहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। अब टीका लगाया गया फाइनेंशियल एडवाइज़र ने, यानी $2 बिलियन तो आमना कोई काम नहीं हुआ, उनको पैसे दे दिए गए। वही जिसको कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अगर कोई हिकमत अमली होती तो ऐसा ना होता।
अभी यह कि लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है कि निजकारी होगी, 4 सालों से कोई अदारा निजकारी में नहीं गया, ऊपर से अब ये मामला हो गया कि ये एक सियासी तौर पे हुकूमत के लिए बड़ा मसला बनेगा। हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे टैकल करना है और सिर्फ बयानबाजी की हद तक हो रहा है। मेरा ख्याल है जब तक इसके लिए कोई वाज़े तौर पे हिकमत अमली जामा मनसूबाबंदी नहीं आती तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के मसाइल हल कर सकती है। ठीक है, हमाद, एक जानिब हम देख रहे हैं कि ये जो ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस की जनरल सेक्रेटरी आतिफ शाह साहब, वो तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं एक तो जो इनके एम्प्लॉयज़ थे उनकी सैलरीज सेल्फ जनरेटेड थी, हुकूमत के फंड से नहीं वो अदा की जा रही थी, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि 120 बिलियन इसके मद में टैक्स इकट्ठा किया जा रहा था कंपनी से ग्रोसरी सेल के मद में, जिनमें से 25 बिलियन जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को पे किया जा रहा था, जो कि टोटल अमाउंट का 18% बनता है। तो फिर ये बर्डन कैसे हुआ? ये एक्सपेंसेस कम करने के लिए ये किस तरह से तरीक़ाकार निकाला गया है, या आपको कुछ और वजह लग रही है? ये पॉइंट जो आपने रेज किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसके ऊपर भी आता हूं, लेकिन मैं पहले एक और बात करना चाहूंगा, थोड़ा बैकग्राउंड पे बात करना चाहूंगा इसके बारे में। 1970 की दिहाई में जब ये नारे लग रहे थे, रोटी कपड़ा और मकान के फलक शगाफ नारे लग रहे थे, उस वक्त इस कॉर्पोरेशन को वजूद में लाया गया था। हम उसकी ज्यादा पॉलिटिकल नेचर पे नहीं जाते, उसकी नीयतों पे नहीं जाते कि इनकी क्या नीयत थी। हम मान लेते हैं कि इसको वाकई ही इसलिए बनाया गया कि अवाम को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है, जैसे जैसे साल गुजरते गए, हमें पता चलता रहा है कि हमारी हुकूमतों के पास ये एहलियत नहीं कि वो कमर्शियल एंटिटीज को सक्सेसफुली चला सकें। बहुत सारे लोगों का ख्याल है और मेरा भी यही ख्याल है कि हुकूमत का काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक होना चाहिए, फाइनेंस तक होना चाहिए, डिफेंस तक होना चाहिए, हेल्थ तक होना चाहिए। इससे आगे उन्हें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी हुकूमतों ने कोई भी हुकूमत रही है, उसने कभी PIA चलाने की कोशिश की गई है, हमारे यहाँ स्टील मिल्स चलाने की कोशिश की गई है, PDCL चलाने की कोशिश की गई है, और जो उसका नतीजा निकला है वो हमारे सामने है। तो हम ये बात तो अब हम कह सकते हैं, ये बात तो अब सनद हो चुकी है कि हमारी हुकूमतों के अंदर, खा वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखती हो, खा वो जमहूरी हो, आमिर की हुकूमत हो, उनके अंदर ये एहलियत नहीं कि वो कमर्शियल एंटिटीज चला सके, और उनको इसको आगे लेकर नहीं जाना चाहिए ऐसी किसी भी पॉलिसी को। दूसरी बात जो आप कर रही हैं कि ये और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये लॉस मेकिंग एंटिटी नहीं थी, इसकी सैलरीज जो है वो खुद दे रहे थे, टैक्सेस दे रहे थे। तो इसके अंदर आपको आवाज आ रही? जी जी जी, इसके अंदर मैं ये जवाब देना चाहूंगा कि हमने बेशक ये लॉस मेकिंग एंटिटी अपेरेंटली तो नहीं लग रही, कहा जा रहा है कि 2 अरब का शायद ये प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, लेकिन इसके अंदर जो सब्सिडी दी जाती है, जिसके तहत लोगों को सस्ती चीजें, सस्ती अशिया मुहैया की जाती हैं, उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जा रहा। बेसिकली ये बिजनेस जो है ये सब्सिडी रिलायंट है, सब्सिडी डिपेंडेंट है। इफ यू टेक अवे दैट सब्सिडी तो ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती। लिहाजा ये स्टेटमेंट एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट के तौर पे अकाउंट्स के, फाइनेंस की जादूगरी अगर अल्फाज की दिखानी है तो उसके लिहाज से तो ठीक है, लेकिन हकीकत में ये बात हकीकत से दूर है। दूसरी एक और बात, जहां ये 4000 स्टोर्स हैं, इनकी जो रियल एस्टेट के ऊपर जहां ये बने हुए हैं, अगर आप उसकी कीमत को, उसकी कमर्शियल लीज वैल्यू को अकाउंट फॉर करेंगे तो वो भी अमाउंट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। दूसरी बात जो आपकी ने शायद पॉइंट रेस भी किया है और सर ने भी उस पर बात की है कि ये सब्सिडी डायरेक्ट गरीब आवाम तक नहीं पहुंच रही, और ये जनरलाइज सब्सिडी है, जो भी चाहे यहाँ पर आकर आवाम सामान खरीद सकती है, और लोग गाड़ियों में आकर यहाँ पर सामान खरीदते हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ से कोई अशराफिया सामान नहीं खरीदता, उनकी तो पसंद की चीज, उनके स्टैंडर्ड की चीज, उनके क्वालिटी में बहुत तो यहाँ नहीं होती, कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी थी, वो तो कहा जाता था इस जी बिल्कुल। यहाँ जो क्वालिटी होती है, यहाँ पर अगर कोई जा रहा है तो वो सफेद पोश तबका जा रहा है, तनख्वाहदार तबका जा रहा है। उसके बारे में हुकूमत की क्या पॉलिसी है कि उसको कब्र में दफन कर दिया जाए, उसको दीवार के साथ लगा दिया जाए, और मजीद दीवार के साथ लगाते चले जा रहे हैं। जब से ये आए तो हमें बता दिया जाए। किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उसके तनख्वाहदार तबके, उसके मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है। यहाँ पर उसको सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। या तो शाकिया अपने लिए कोई पॉलिसीज बनाती है, या एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए आजकल गरीब आवाम की बात भी हो रही है। मिडिल क्लास के बारे में इनकी पॉलिसी या तो ये नजर आती है कि वो अपना जो इज्जत का लिबादा उन्होंने ओढ़ा हुआ है उसको उतार के फेंक दें, लाइन में खड़े हो जाएं, बेनजीर इनकम सपोर्ट में इमदाद लें, या फिर अपने आप का गला घोट लें और मर जाएं, क्योंकि इसके अलावा तो वो कुछ करना नहीं चाहते। वो अगर इनको सब्सिडी इनडायरेक्ट मिल रही है तो वो उसको भी बंद करना चाहते हैं। दूसरी जो आखिरी बात मैं इसके बारे में करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि ये जो बंद कमरों में फैसले कर दिए जाते हैं, इनको आवाम को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता, कोई ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती। स्टेक होल्डर्स जो डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं,
उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। अगर आप इस वक्त भी सर्वे करें तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारी बहुत सारी आवाम को ये नहीं पता होगा कि हमारी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री इस कॉर्पोरेशन की कौन सी है और कौन से मिनिस्टर कंसर्न है। उनको सामने आना चाहिए, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, आवाम को बताना चाहिए कि क्या वे फॉरवर्ड है और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए, को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ताकि जो एक एम्बिग्विटी है ये दूर हो और मामला आगे बढ़े। शाह साहब, एक तो इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है जी मुलाजमीन का अजाला किया जाएगा, इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट्स में, नौकरियां नहीं जाएंगी। बहरहाल एक तो आपको ये लग रहा है, दूसरी चीज़ ये कि रिवर्ट जिस तरह से पीपल्स पार्टी कह रही है जी इसको डिसीजन को रिवर्स किया जाए, ये रिवर्ट होगा फैसला, या पीपल्स पार्टी सिर्फ बयानात के हद तक ये मामला कंडेमनेशन उनकी तरफ से आ रही है? वैसे आमना जहाँ तक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का ताल्लुक है, तो जैसे कि हमाद कह रहे थे कि आप सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट और इनडायरेक्टली उन लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही थी कि जो कि शायद हम कह सकते हैं कि गरीब लोग हैं और जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आपने कभी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के सिस्टम को काम करते हुए देखा है? कौन सी चीज़ पे ऊपर सब्सिडी मिलती थी? आटा जो कि अवेलेबल नहीं होता था, चीनी जो कि कभी अवेलेबल नहीं हुई, घी जो कि बेसिक था जिसके ऊपर शायद आवाम जो है वो लाइनों में खड़े होकर जलील होते रहे, वो किस क्वालिटी और किस स्टैंडर्ड का घी होता था। तो देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की इंटेंशन जो भी है कि वो शायद एक इदारे से जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि इस पर फेडरल गवर्नमेंट को सब्सिडाइज रेट के ऊपर सब्सिडी ऐड करनी होती थी और वो शायद लोगों को एक रिलीफ मिलता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अंदर जिस किस्म की करप्शन और जो ब्लैक मार्केटिंग होती रही है, कभी आपने उस पर गौर किया है? जो सब्सिडी थी वो खरबों रुपए की सब्सिडी जो है वो लोग ले जाते थे, वो करप्ट एम्प्लॉयज़ लेके जा रहे थे। मैं तो समझता हूँ कि बड़ा अच्छा डिसीजन है। हाँ, अब अगर आप मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं तो आपको याद पड़ता हो कि जब रोटी कपड़ा मकान का नारा हुआ करता था उस ज़माने में, और उसके बाद एक राशन कार्ड का सिस्टम था जो कि बाकायदा उन फैमिलीज़ के लिए था जो कि गरीब फैमिलीज़ थी, और उनको एक ख़ास मिकदार के अंदर वो चीज़ चीनी, चाय पत्ती और वो अवेलेबल होती थी। शायद एहतिशाम साहब को और बाकी हमारे जो सीनियर्स हैं उनको याद होगा कि किस तरीके से वो मैकेनिज्म काम करता था। लेकिन यहाँ तो गरीब को यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अंदर वो चीज़ें सब्सिडाइज रेट पे मिलती नहीं थी। दूसरा देखिए, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्लानिंग की है। क्यों फेडरल गवर्नमेंट अपना वेट शेड कर रही है? रीज़न ऑब्वियसली है कि डिवोल्यूशन प्लान के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि फेडरल गवर्नमेंट देती है एज अ स्टेट छोटे सूबों को या छोटे इलाकों को, उसके ऊपर वो पहले ही जो है वो विड्रा कर रही है। आपने देखा स्मीडा का एक इदारा है उसको ख़त्म कर रहे हैं। जो पीएसटीपी के अंडर बहुत सारी फंडिंग होती रही है जो फेडरल गवर्नमेंट करती रही है, उन इदारों को ख़त्म किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, ये तमाम इदारे पहले ही सियासी बुनियादियों पर बनाए गए थे। आप PIA से लेकर आप किसी भी इदारे को देख लें, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, चाहे वो PMLN की हुकूमत रही है, वहाँ से भर्तियाँ होती रही हैं और अपने लोगों को भर्ती किया जाता रहा है। रेलवेज़ के हालात देख लें, ये एक यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को आप क्यों रो रहे हैं? मतलब ये बिल्कुल एक ओपन हकीकत है कि PMLN ने PIA के अंदर, रेलवे के अंदर पीपल्स पार्टी ने कहाँ कहाँ अपने लोगों को नहीं खपाया। और ये सियासी बुनियादों के ऊपर जब आप नए नए डिपार्टमेंट्स बनाते रहे, नए इदारे बनाते रहे, तो आज वही हुआ। जो आखिरी नुक्ता है वो ये है कि इस तमाम को सिस्टम को रन करने वाले कौन लोग हैं। आपने देखा हमारे जितने सियासतदान हैं, चाहे वो इवन तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं, या पीपल्स पार्टी से, जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम कहते हैं रूलिंग अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपने देखा कि उनके कारोबार में कोई नुकसान हुआ है? चाहे वो मुर्गियों का कारोबार हो, चाहे वो दूध का कारोबार हो, चाहे अंडों का कारोबार है, उसमें तो नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स में भी नुकसान हो रहा है। IPPs देखें, बिजली के निज़ाम के अंदर भी सिर्फ फ़ायदा उन्हीं को हो रहा है। जब आपके मुल्क के अंदर कानून बनाने वाले ऐसे कवानीन बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ उनके ख़ानदानी कारोबारों को आप प्रोटेक्शन देते हैं, तो आपके पास यही हालात रहेंगे। और मेरे ख्याल में बार बार हम बात करें और हुकूमतों से तवक्को कर रहे हैं कि शायद ये लोग करेंगे। जो कानून साज हैं वो कानून बनाते हैं जिससे सिर्फ उनको फ़ायदा हो, तो आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगी? दूसरा, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, मैं आपको एक खबर भी देना चाहूँगा, आप हैरान होंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या जो पावर्टी रिलीफ प्रोग्राम है, उसके अंदर आप देखें सरकारी मुलाजमीन की बीवियाँ
पुलिस वालों की बीवियां, इवन आर्म फोर्सेस के लोगों की बीवियां जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इस्तिफादा हासिल कर रही हैं। बेशक मैं ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा जाके कि कितने सरकारी मुलाजमीन की बीवियां जो हैं वो ये चीज़ें जो है वसूल कर रही हैं। तो आपके निज़ाम के अंदर अगर अकरम परवीन है, अपने पार्टी एफिलिएशन के ऊपर आप लोगों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अंजाम इससे बुरा हो सकता है। ठीक है, एहतशाम साहब आप क्लियर कर दें, क्या कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ग्रेड 20, 21, 22 के लोग रिकॉर्ड में रिपोर्ट हुआ कि वो इससे फ़ायदा उठाते रहे, हर महीने कुछ ना कुछ पैसा लेते रहे, और तो और आम आदमी को क्या मिलना है इसमें। ठीक है, अली आपकी जानिब आ रहे हैं। साहब आप यकीन करें कि जितने जो आपके फार ऑफ एरियाज हैं, अगर आप उधर चले जाए। जी 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 ठीक, शाह साहब आप कंप्लीट करने पे मैं अली की जानिब। जी जी, मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि देखिए, चाहे जो डिपार्टमेंट भी हो, आप 30 या 40 या 50 डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे रिडंडेंट डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं जो कि डुप्लीकेशन है आपके सिस्टम के अंदर, और सिर्फ अपने लोगों को सरकारी नौकरियां देने और खपाने के लिए आप आज इन इदारों को प्राइवेटाइज कर दें, फिर देखिए मेरे ख्याल में तमाम के तमाम फायदे में रहेंगे। एक मिसाल छोटी सी आखिर में दूंगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जितने तैयारे थे वो खाकान अब्बासी साहब ने खरीदे और एयर ब्लू जो है वो कायम की। आप देखिए एयर ब्लू तो बिल्कुल अच्छा बिजनेस कर रही थी, आज आपने PIA के तब जी इस हवाले से हम बात कर लेंगे। मैं अली की जानिब जाऊंगी। अली, एक तो IMF की हमारे सामने शराइत मौजूद है, फिर कहा यह जा रहा है कि जी तमाम शराइत जो है उनको माना भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है, उस हवाले से काम भी जारी है। दूसरी जानिब IMF के जो अभी हम देख रहे हैं कि सितंबर के बिल्कुल आगाज़ में जो उनका इजलास इस हवाले से होना था, उसमें एजेंडे में हम हैं ही नहीं है दूर दूर तक। फिर दूसरी जानिब हमने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन वाली जो आज सूरत हाल देखी है, जब ये वाले मामलात हैं हम वहाँ खुश भी नहीं कर पा रहे, बेल आउट पैकेज अभी तक ले नहीं पा रहे, उस हवाले से अभी इंतज़ार में बैठे हैं कि क्या मामलात बनते हैं। दूसरी जानिब जो रिलीफ किसी हद तक चले, किसी भी हद तक था, वो चाहे गैर मेयारी अशिया थी, जो एक हम देख रहे थे डिज़र्विंग लोग हैं, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को रिलीफ मिल रहा था, वो रिलीफ भी हम छीन रहे हैं। और हम साथ ही साथ ये बात भी कर रहे हैं जी हम रिलीफ नहीं, हम तकलीफ़ नहीं रिलीफ देने आए हैं, और हम अजाला करने आए हैं गरीबों की जो मुसीबतें हैं उनका। इस तरह की क्लेम किए जाते हैं गवर्नमेंट की जानिब से। कैसे देख रहे हैं सारी सिचुएशन को आप? देखिए, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन वाला मामला है ना, ये तो ठीक ही हो रहा है। मतलब मैं बहुत अफसुर्दा हूँ इनके मुलाजमीन को लेकर, लेकिन IMF के मुताबिक हो रहा है। पाकिस्तान पहला दुनिया का गरीब मुल्क नहीं है, किया जा रहा है दूसरे डिपार्टमेंट्स में, वो फिर आप वहाँ पर आप अफसुर्दा जी, मैं बिल्कुल उस पर आ रहा हूँ, बिल्कुल मैं उस पर आ रहा हूँ। सो पाकिस्तान पहला दुनिया का गरीब मुल्क नहीं है, बहुत सारे गरीब मुल्क रहे हैं, उनमें काम हुआ है और फिर दुनिया कुछ नताइज पर पहुंची है। सो अब इस वक्त प्रिवेलिंग जो रूल है वो ये है कि गरीबों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है कैश हैंड आउट। सो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसके जितने मसाइल हैं वो एक तरफ, उनके मसाइल दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन तरीका मदद का गरीबों का वही है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे उनके जो मुलाजमीन है उनके साथ बहुत अफसोस है, उसकी वजह ये है कि मैं बोल TV पे नौकरी करता हूँ ना, तो मुझे उसकी एक तनख्वाह मिलती है, लेकिन ज़रूर मेरा ना यहाँ पे ये मुल्क ऐसे ही चलता है, मेरा यहाँ पे एक खांचा एक अलहदा से भी फिट हुआ होगा। सो अगर आप मुझे कल कह देना कि अब तुम तनख्वाह तुम्हें मिलेगी लेकिन कल से दफ्तर ना आना, तो मैं इस पे दुखी हूँगा। सो जो लोग भी दफ्तर कल से नहीं जाएंगे वो उनकी ज़िंदगी, उनका लाइफस्टाइल बदलेगा, उसके लिए मुझे बड़ा दुख है। इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब फेस कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे होंगे, लेकिन इसका हल और कोई नहीं है। मतलब उनको कहीं और लगाया जाए, और वैसे कहीं और भी तो जगह ही कोई नहीं है बेसिकली, तो गोल्डन हैंडशेक करने पड़ेंगे आपको सारों के साथ। इसी तरह ये जो आप बात कर रही हैं कि IMF के साथ हम सारी चीज़ें नहीं मान रहे, देखें ये जो अभी 2 महीने का रिलीफ दिया गया है बिजली के बिलों में पंजाब में और कैपिटल में, उसकी ये वन ऑफ दी वजह है जिसकी वजह से IMF के आप एजेंडा पे नहीं हैं। इसके अलावा जिस तरह से हमने कहा था कि हम अपने खर्चे कम करेंगे, जिन जिन हेड से करेंगे, हमने वो नहीं किए, तो वो एक वजह वो भी है कि IMF के हम इस वक्त एजेंडे पे नहीं हैं। तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा। अब आप जो है ना, मतलब अब कोई और रास्ता नहीं है। सही, यानी आप करें मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जाएं। बहुत पॉजिटिव हो रही हैं इस हवाले से। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़ीद अहम स्टोरीज उन पर बात होगी।
एक वक्त था जब बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस PIA पाकिस्तान का फख्र हुआ करती थी। फिर वक्त का पहिया घूमा और कौमी एयरलाइन में ना बाकमाल लोग रहे और ना ही लाजवाब सर्विस। तकरीबन एक दिहाई से भी ज़ायद अरसे से कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन की बातें तो हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दिया। इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि कौमी एयरलाइन के असासों की मजमूई मालियत 57 अरब रुपये और वाजबात कई 100 अरब रुपये हैं, जिसकी वजह से इसकी निचकारी एक मसला बन गई है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने सेनेट की कायमा कमेटी में बताया कि PIA की निचकारी 1 अक्टूबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। दूसरी जानिब प्राइवेटाइजेशन के अमल पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए निचकारी में गुज़श्ता 5 बरस के दौरान मजमूई तौर पर 2 अरब रुपये खर्च होने का इंकशाफ भी हुआ है। स्टील मिल्स के लिए 3 सालों में फाइनेंशियल एडवाइज़र को 127 मिलियन की पेमेंट हुई, लेकिन स्टील मिल्स को निचकारी की फहरिस्त से निकाल दिया गया। इसी तरह जिना कन्वेंशन सेंटर समेत दीगर रियासती मिल्कियती इदारों की निचकारी के लिए एडवाइजर्स को भारी फीसें अदा करने के बाद उन्हें प्राइवेटाइजेशन लिस्ट से खारिज कर दिया गया। नेशनल एयरलाइन की निचकारी के फैसले को जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो वेलकम कर रहे हैं, जबकि बाज़ हल्के ऐसे भी हैं जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस मरतबा PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं, और एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब मुल्क में बैरूनी सरमायाकार दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्या कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन से मुल्की मईशत को होगा, इसके किस तरह से असरात आएंगे, इस हवाले से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। जी शाह साहब। जी आमना उस की हम बात कर रहे थे। अब बिल्कुल एक सवाल तो ये पैदा आता है कि 1965-70 की दहाई में अगर देखा जाए, उसके बाद सबसे प्रॉफिटेबल एयरलाइन थी, सबसे ज़्यादा जो है वो उसका नाम भी था दुनिया के अंदर, और उसके बाद आप देख लेंगे कि डिक्लाइन हुआ क्यों। अब प्राइवेटाइजेशन ठीक है, अगर आप किसी ऐसे मकसद के लिए कर रहे हैं कि इस इदारे को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके तो वो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि जब PIA उस ज़माने में PMLN के दौर में इस किस्म के मामलात हुए, इसके तैयारे बेचे गए, तो क्या हुआ, एक एयर ब्लू नाम से एक सर्विस शुरू की गई जो कि उन्हीं तैयारों को चलाती रही जो कि PIA के तैयारे थे, लेकिन वहाँ नुकसान कर रहे थे या फ़ायदा कर रहे थे। अब ये जो प्राइवेटाइजेशन है, क्या वाकई इसकी रेक्टिफिकेशन है या एयरलाइन को बचाने वाली बात है, या कि एक और मौका देना है कि इससे मज़ीद फ़ायदे उठाए जाए। आप देखिए पीछे भी जितने आपके नेशनलाइज इदारे थे, अब स्टील मिल के आप एसेट्स को देखें और उनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से जब बात होती है तो किस तरीके से प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। देखिए अगर आप पौने दामों ये तमाम मुल्क की एसेट्स को बेच कर उसको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा, ना सिर्फ एयरलाइन के साथ बल्कि पाकिस्तान के साथ। दूसरा, अब क्यों खसारे में जा रही है एयरलाइंस, आप ये देखें कि किस तरीके से यहाँ पे बेतहाशा भर्तियाँ हुई, वो हर पॉलिटिकल पार्टी के दौर में ही आप देख रहे हैं, वहाँ बाकायदा सियासी ग्रुप्स चल रहे हैं और बाकायदा उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पे चल रहे हैं। उन लोगों की तनख्वाहें आप इन एम्प्लॉयज़ को देखें, वो इंटरनेशनल रेट्स के ऊपर हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनका रेवेन्यू कितना है। तो अगर आप एक जहाज़ के ऊपर 70 और 80 पायलट्स आपके हैं तो जाहिर बात है कि फिर आपका अंजाम यही होगा। इसी तरह हर कार्गो जो तैयार है उसके ऊपर एम्प्लॉइज़ की तादाद को आप कन्वर्ट करें तो एक के ऊपर कम 500 लोग जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं। तो अब देखा ये जाना चाहिए था कि आया ये तमाम चीज़ें क्यों हुई। ये करने वाले मेरे ख्याल में बाकायदा इल प्लानिंग की वजह से आज हम इस हालात के अंदर हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने एक्स्ट्रा बर्डन क्यों डाला, आपने इतना एक्स्ट्रा जो है वो ओवर स्टाफिंग क्यों की। आज आपको एक और बड़ा चैलेंज ये होगा कि ये तमाम लोग जाएंगे कहाँ, इनके जब फैमिलीज़ हैं वो क्या करेंगी। तो ये देखिए मेरे ख्याल में आपने पहले दिन से, अगर आपका इंटेंशन ठीक नहीं था, आपने ये तमाम चीज़ें सिर्फ ज़ाती अकरबा बरवरी अपने लोगों को ओबलाइज करने, अपने जो है वो वोटर बैंक को मजबूत करने के लिए करते रहे। जब आप इतने बड़े बड़े कौमी इदारों के अंदर सिर्फ सियासतें कर रहे हैं जिसमें एयर लीग है, पीपल लीग है और अब तो इंसाफ लीग है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हालत आपकी असम्बलीज़ के अंदर है, जो हालत आपके मुल्क के जमहूरियत की है, इसी तरह आपके मुल्क के कौमी इदारों का भी अंजाम यही रहेगा। मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में अगर आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है तो चाहे आप जितना भी प्राइवेटाइज कर दें, आप इन इदारों को तबाही की तरफ ही लेके जाएंगे, इससे कोई बेहतरी नहीं होगी। और दूसरा देखिए इसके साथ साथ आपके एयरपोर्ट्स का कंट्रोल क्या होगा, आपके जो है वो ओवरऑल जो एविएशन के जो बाकी मामलात है वो कैसे होंगे। इतना बड़ा मुल्क है जो अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट कहता है और उसकी एयरलाइन 65% या 40% जो है वो बाहर से आगे UAE या दुबई की कंपनीज चलाएंगी। तो आप देख लें कि आपका इसके बाद जो है हम कहाँ जो है वो स्टैंड करते हैं। मैटर्स को भी देखना होगा। अली, योर टेक ऑन इट।
देखिए, बात ये है कि अभी जो हो रहा था, ये जो आपने जिस कायमा कमेटी के इजलास का जिक्र किया, उसमें एक बड़ा फ़नी इंसिडेंट हुआ है। उसमें साथ ये भी डिस्कस कर रहे थे कि जी जो लोग जो पोटेंशियल बायर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने इस स्टाफ को नहीं रखना, तो हम लेकिन चाहते हैं कि 5 साल तक इस स्टाफ को रखा जाए, हम इस किस्म की कानूनी इसमें शिक डाल देंगे। तो फिर कौन आएगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप अपना घर बेच रहे हो और बेचते हुए आप नए मालिक को कहें कि लेकिन दादी ऊपर रहती रहेगी हमारे कमरे में, तो ये तो फिर कोई नहीं ना खरीदेगा ऐसे घर। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हम अभी तक उसमें है ना माजी की चीज़ों में जिंदा कि जी PIA कितना अच्छा था, ये एक फ्लूक था कि कुछ अरसे अच्छा चल गया होगा। मतलब पाकिस्तान का कोई एक इदारा महकमा है जो सही चला हो कभी? भाई इनसे चल ही नहीं सकता। आप अगर ये जो है कि एक तैयारे में इतनी ज़्यादा भर्तियां हो गई, आज आप भर्तियां कम करके देख लें, क्या हमें एज अ नेशन अंदाज़ा है कि सर्विस डिलीवरी क्या चीज़ होती है? हमें सर्विस देनी आती है? एक काम है वो हम कर ही नहीं सकते, उससे जान छुड़वा लेनी चाहिए। अगेन ये जो जितने एम्प्लॉयज़ थे ना, रियासत ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इनको नहीं निकाला जाएगा, इनकी 60 साल की वटेवर नौकरी होगी। मैं नहीं कह रहा कि इनको निकालें, अगेन गोल्डन हैंडशेक दें, लेकिन क्योंकि जाहिर है वरना तो आइंदा कोई रियासत में बिलीव ही नहीं करेगा, कोई इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। लेकिन इससे बहरहाल जान छुड़वा ली जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है, हमाद आपकी तरफ आते हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि 2015 से अब तक देखा जाए तो 499 बिलियन की लायबिलिटी है PIA की, जो सारे मामला चले हैं। तो फिर तो प्राइवेटाइजेशन को इस हवाले से क्रिटिसाइज़ क्यों किया जा रहा है? एक तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ माइंडसेट। दूसरी चीज़ ये कि अब इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर इसमें कंप्लीट कर दी जाएगी प्राइवेटाइजेशन, इससे आगे लेके मामला को नहीं जाएगा। ये सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन कह रहे हैं इस हवाले से कि वजीर आजम ने इंस्ट्रक्ट कर दिया है। डू यू रियली थिंक कि अभी तमाम स्टेक होल्डर्स दे आर रेडी प्राइवेटाइज के मामला पर देखा जाए तो सबको एतमाद में या फुली सपोर्ट उनकी है? वजीर आजम साहब ने तो ये भी इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि अब इजाजत दहशतगर्दी की नहीं दी जाएगी। अब देखते हैं उनकी इजाजत अब कौन लेता है कौन नहीं लेता, और उनकी इंस्ट्रक्शंस किस हद तक लोग मानते हैं, प्राइवेटाइजेशन में भी मानते हैं या नहीं मानते, ये भी देखने वाली बात होगी। पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन पे को समझने की जरूरत है कि प्राइवेटाइजेशन है क्या, प्राइवेटाइजेशन का मकसद क्या है। क्या इसका मकसद सिर्फ एसेट को डिस्पोज ऑफ करना है, सिर्फ अपनी जान छुड़ाना है एक एसेट से? इस वक्त जो मकसद हमें बताया जा रहा है वो तो IMF है, जो कि एक ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि IMF की शराइत है कि अपने खर्चे कम करो और भी लॉस मेकिंग एंटिटीज को डिस्पोज ऑफ करो। तो क्या हमारा सिर्फ यही इस वक्त मकसद है कि हम अपना टेन्योर पूरा करें और जो हमें स्कोर कार्ड मिल रहा है IMF की तरफ से उसको पूरा करें और अपना लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसी के ऊपर काम ना किया जाए? हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने पे तो हमेशा ही फुकदान रहा है। बेशक वो कोई इकोनॉमिकल मैप देख लें, पॉलिटिकल मैप देख लें, हम लोग तो रिएक्शन पे पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं और उसी तरह ही चलता रहा है। खैर ये तो एक बात होगी। जो मैं बात कर रहा था, वापस अगर इसमें आए कि क्या सिर्फ एसेट को डिस्पोज ऑफ करना ही प्राइवेटाइजेशन है? ये प्राइवेटाइजेशन का एक जुज है और ये सिर्फ एक जुज ही नहीं है, इसके अलावा बहुत से मराहल है प्राइवेटाइजेशन करते हुए, इस प्रोसेस को करते हुए हमें सामने रखने चाहिए। सबसे पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि हम ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, इसके बदले में जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, उनको हम कहां लगा रहे हैं, उनको हम इस सेक्टर की वेलफेयर के लिए कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या सेक्टर में इस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि यहां पर कारोबार के मौके अवाम के लिए बढ़े? क्या कारोबार के मौके अवाम के लिए इस तरीके से बढ़ाए जाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बढ़ाई जाए? अगर तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। जहां तक अली ने बात की, उनकी बात बड़ी मजेदार लगी मुझे, लेकिन ये बात दुरुस्त है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस इस किस्म की हमें रखनी पड़ेगी। हमें अपनी दादियों का सोचना पड़ेगा जो हमने रखी हुई है कि उनको कहीं ना कहीं तो रहना है, तो वो हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। और ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखी जाती हैं, ऐसे एग्रीमेंट्स में कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंड आप कर सकते हैं। हाँ, उसके अंदर आपके पास किस हद तक लेवरेज है कमर्शियल कि आप ऐसी अपनी मर्जी की टर्म्स एंड कंडीशंस रखें, ये एक अलग बहस है, लेकिन कानूनी तौर पर जरूर रखी जाती है। दूसरी जो बात की जा रही है कि जी हमने तो प्राइवेटाइजेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए की थी और फॉरेन इन्वेस्टर कोई आ नहीं रहा हमारे पास, इस वक्त भी 4 से 5 लोग लोकल इन्वेस्टर्स ही हैं, तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं तो समझूंगा कि ये शायद ज्यादा अच्छी बात है कि इस वक्त भी हमारा लोकल इन्वेस्टर को इस मईशत के ऊपर कॉन्फिडेंस है और वो अपना रोल प्ले करने के लिए आगे आ रहा है और कंधा देना चाह रहा है। ये एक अच्छी चीज है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर आएगा
तो वो अपने प्रॉफिट को अपने मुल्क वापस लेकर जाएगा, वो वहां जाकर इन्वेस्ट करेगा या आपके मुल्क में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। तो अच्छी बात है कि अगर हमारे लोकल इन्वेस्टर आ रहे हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, उनको हमें एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, ताकि वो कल को अपने इन्हीं कंपनी के शेयर्स दे सकें, अपने साथ किसी पार्टनर को खुद ला सकें। जब वो लॉस मेकिंग एंटिटी से कन्वर्ट करके प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में आ जाएंगे तो तब लोग आना भी चाहेंगे, बाहर से भी आना चाहेंगे उनके बारे में। तो ये कोई बात बुरी नहीं है कि लोकल इन्वेस्टर ही इसके अंदर चल रहे हैं। बाकी ये बात कि हमारी करंट ओनरशिप ने तो नहीं सोचा पीआईए के बारे में, खुदारा नए जो भी लोग आते हैं वो इस बात को सोचे कि कंपटीशन को सामने रखते हुए पॉलिसीज बनाएं। जो एयर फेयर हमारे मुल्क में है वो बाकी ममालिक पर बहुत ज्यादा होते हैं। अगर लाहौर से कराची के डिस्टेंस को किसी एयरलाइन के यूरोप में ही कहीं ट्रेवल करना चाहें तो वो एयरफेयर्स बहुत कम है हमारे निस्बत। और हमें ये भी देखना चाहिए, इनको नए आने वाले लोगों को समझना चाहिए कि सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है, यहाँ पर आवाम को बेहतर तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात की है तो उसको मैं ये एंड करूंगा कि ये एक टाइम बॉम्ब था जो हमारे साथ फिट कर दिया गया, ये कभी ना कभी तो फटेगा और ओवर एम्प्लॉयमेंट का जिम्मेदार कोई ना कोई तो होगा। ठीक है जी, एहतशाम साहब। हमने देखें, अभी लाइटर नोट पर बात शुरू करते हैं। आपने पीआई का जिक्र किया था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। वो आपको याद है जैकुलिन कैनेडी की वाइफ थी, उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने ये कॉइन किया था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद जी। अच्छा, जो बाद में उन्होंने शादी कर ली थी यूनानी अरबपति ओनासिस के साथ। अब सवाल ये है कि जी अब ओवरऑल हम जब बात करते हैं, अब इन दो अदारों को ले लेते हैं। सबसे पीआई की आपने बात की, पिछले साल का फिगर जो गवर्नमेंट का आपने बताया वो और है, बहरहाल वो सही होगा क्योंकि अब तक के हिसाब से 755 बिलियन के लॉसेज हैं पीआई के, 755 अरब रुपए के, और 534 बिलियन रुपए के लॉसेज हैं आपके रेलवे के। तो ये दोनों मिला लें तो तकरीबन 1300 अरब के नुकसानात हैं, और ओवरऑल आप निकालें इसको तो फिगर कहाँ से कहाँ चला जाता है। देखें, ये आपको याद है 80s में मार्गरेट थैचर बरतानिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इसको शुरू किया था और बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी थी। बड़ा इसको लोगों ने वेस्ट में देखा, फिर अमेरिका ने देखा, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हुई। हमारा उनका फ़र्क यह है कि जो लोग मुखालफत करते हैं उसकी बुनियाद ये थी, आपने देखा हम ये काम नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में हुआ था, जब प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन किया गया। बहुत सारे हवालों से बहुत फ़ायदा भी लूँगा। पहली दफ़ा आपने देखा कि हिंदुस्तान ने भी हमें कॉपी किया सारे वाले से। लेकिन प्राइवेटाइजेशन जिस तरह की हुई आमना, उसमें आप देख लें सवालात उठते हैं। मियाँ मंशा साहब, ये बड़ा इस पर लिखा गया कि जी MCB नवाज शरीफ साहब ने उनको दिया, फिर वो UBI लेना चाहते थे, इतना शोर हुआ, फिर को रोक दिया गया। असल बात है, बज़वर्ड है आमना शफाफियत, कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होती इसकी। दूसरी बात यह है कि सारी दुनिया कहती है, जो लोग कहते हैं कि जी इनको प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल है वो जुल्म करते हैं। क्यों कहा गया, आपने देखा कि जी 1 रुपये में पीआई को भेज दें, खुदा का वास्ता है। अब देख लें IPPs का क्या आलम है कि अब हुकूमत कहती है, बाकायदा एक वज़ीर का बयान है, वो कहते हैं उनको कहा है कि खुदा का वास्ता है आप बिजली पैदा मत करें, आप हमसे जो 600 से 800 रुपया कैपेसिटी पेमेंट के नाम पे लेते हैं वो लेते रहें, इसलिए कि जो आप बिजली बनाते हैं वो इतनी महंगी है, वो हमारे लिए फिर मुसीबत बन जाती है। तो देखें, हर तरफ से मसाइल हैं, लिहाजा प्राइवेटाइजेशन ही सोल्यूशन है इसका। अभी आप देख लें, सियासी बुनियादों पे पीपल्स पार्टी मुखालफत करती है। फॉर द टाइम बिंग उन्होंने स्टील मिल को रोका हुआ है। पीआई के बारे में अभी शाह साहब कह रहे थे, देखें ना, उसके लिए हुकूमत में मैकेनिज्म बना लिए कि ऑपरेशनल उसकी फैसिलिटी जो होंगी ना वो हुकूमत अपने पास रखेगी ताकि सिक्योरिटी का इशू ना हो। लेकिन सवाल ये कि क्या ये हम हाथी पालते रहेंगे? ये 75 सालों में तो हम देख रहे हैं कि आमना ठीक नहीं हो सकते। मेरे लिए ये बड़े दुख की बात है जो लोग कहते हैं कि नहीं इनको वायबल बनाया जाए, इकोनॉमिकली वायबल बनाया जाए तो ये ठीक हो सकती हैं ये भर्तियाँ। अभी तो आलम यह है कि जितना आप देखें नुकसान हुकूमत को हुआ है, आज हुकूमत टोटली ब्रोक हो चुकी है। हुकूमत के पास जिसको कहते हैं ना जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, हर काम के लिए हुकूमत जो है ना बाहर से पैसा लेके आ रही है। अभी बजट अनाउंस किया, अभी आपने देखे 850 रुपया जो कर्जा बैंकों से लेने चले गए। तो इस सूरत हाल में ये एंटिटीज़ जो है ना इनको बेचना ज़रूरी है। इंश्योर करने की बात यह है कि जी जिसको आप दें सेफ हाथों में दें, वो फिर ये ना करें कि सियासी बुनियादों में भर्ती वो तो नहीं करेंगे, लिहाजा उसको चलाएं, उसका प्रॉफिट पाकिस्तान को भी हो, क्योंकि ये पाकिस्तानियों से चलने वाला मामला नहीं है। क्योंकि करप्ट प्रैक्टिसेस हमारी ऐसी जड़ों में बैठ गई हैं कि हम इसको रोक नहीं सकते। अब सवाल ये कि जो बात कर रहे थे पीआई के आमना, मैंने देखा 20-25 साल तक पीआई बाहर हम सफ़र किया करते थे। मुझे याद है मैं 86 में जब पहली मरतबा अमेरिका गया था, वहाँ से जब मैं लंदन आया तो वहाँ पेरिस आया तो वहाँ से मेरी फ़्लाइट लंदन की थी, कुछ 3 घंटे का स्टॉप ओवर था। आप यकीन करें, टू माई अटर सरप्राइज पीआई के काउंटर पे लाइनें लगी हुई थी सफ़र करने वालों की, गोरों की। और मैंने जाके पूछा अपने भाइयों से, पीआई के लोगों से, ये क्या है? कहते भाई हमारी सर्विस अच्छी है, हमारे जहाज़ अच्छे हैं, हर तरह का हम सहूलत देते हैं। आज वो चीज़ें क्यों नहीं हैं?
एक तो सियासी बुनियादों पे भर्ती की गई और फिर ओवरऑल हमारा मिजाज जो आप देख लें जो हर जगह चला गया कि काम नहीं करना, और काम नहीं करना नतीजतन हम इस नतीजे पहुँचे हैं। तो सवाल इस वक्त ये है कि ये प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को तेज़ किया जाए, 4 सालों से नहीं हो रही, इनको बेचा जाए, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है जो भी है इनको कहीं और खपाया जाए। सवाल ये कि इतने लोगों को आप ले जाते हैं, फिर लोग इसको कहते हैं इमोशनल मसला बना देते हैं। भाई बेशुमार लोग हैं, हम ना उनको ढेले का काम करना नहीं आता, उनको क्लर्क के जॉब के लिए नहीं है, लेकिन ऑफिसर ग्रेड उनको दिया हुआ है इसलिए कि उनको भर्ती किया हुआ है सियासी बुनियादों पे। तो ये वंस एंड फॉर ऑल कहीं ना कहीं ऑपरेशन क्लीन अप होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए स्टेट कॉर्पोरेशन जो है ना हमारे लिए अजाब बन गई है, तो जब तक ये नहीं होगा पाकिस्तानी इकोनॉमी वाइबल कभी भी नहीं होगी। जी बिल्कुल ठीक है। और आपने जो फिगर्स आपकी अपनी रिसर्च होगी इस हवाले से, जो सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन है ये उस्मान अख्तर बाजवा साहब, ये उनके दिए हुए फिगर है जनाब के 2015 में से लेके अब तक 499 बिलियन की जो लाइबिलिटी है PIA की जानिब से, और उसमें से जो सिर्फ 2023 की अगर बात की जाए तो उसमें 75 बिलियन अलोन इस इदारे की वजह से जो है वो लॉस बेयर किया गया है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगी। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।